नमस्कार हमारे प्रिय श्रोताओं, कुमार परिवार में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां डर और रहस्य का हर मोड़ आपको एक नई रोमांचक यात्रा पर ले जाएगा। यह जगह न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी रूह को भी झकझोर देगी। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो आपको एक शानदार अनुभव से चूकने का खतरा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अविस्मरणीय सफर का हिस्सा बने। हर एक कहानी, हर एक मोड़ आपको एक नई और अनोखी दुनिया से रूबरू कराएगा। एक ऐसी दुनिया जहां रहस्य और रोमांच से भरे पल आपको चौंका देंगे। और हां, बेल आइकन दबाना न भूले ताकि हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम कमला प्रसाद है। आज मैं आपको 1956 की वो खौफनाक और रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूं, आजादी के ठीक 6 साल बाद घटी, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना राजस्थान के कुलधरा गांव से जुड़ी है, जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का गौरव था और अब केवल डरावने किस्सों और खंडहरों का प्रतीक है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकता जब मैं इस गांव में फंसा था। यह घटना इतनी भयानक है कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। उस समय मैं 26 साल का था और अपनी नौकरी के सिलसिले में जैसलमेर से लौट रहा था। मेरे घोड़े की बग्घी का पहिया अचानक खराब हो गया और अंधेरी रात में मैंने कुलधरा गांव को अपना ठिकाना बनाने की सोची। गांव खामोश था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। जैसे ही मैंने कुलधरा गांव में कदम रखा, एक अजीब सा एहसास मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। वहां चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था और हवा में एक अनजानी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। गांव के हर कोने में ऐसा सन्नाटा पसरा था जो इंसान को भीतर तक चीर देता है। मगर यह साधारण सन्नाटा नहीं था। यह ऐसा सन्नाटा था जो अपने आप में चीखने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह कुछ कहना चाहती हो, मगर किसी अदृश्य ताकत ने उसकी आवाज को दबा दिया हो। हवा चलती तो पेड़ों की सरसराहट में भी दर्द और खौफ की गूंज महसूस होती। मैंने अपनी आंखों को चौड़ा कर चारों ओर देखा। हर घर खंडहर में तब्दील हो चुका था। खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे, लेकिन उनके पीछे से मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई छिपकर मुझे देख रहा हो। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। अजीब बात यह थी कि न तो कोई जानवर दिखा, न पक्षी, और न ही इंसानों की कोई हलचल। यह अजीब खामोशी मेरी रूह को झकझोर रही थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन तभी मेरे कानों में एक हल्की, बेहद धीमी सी आवाज आई। यह आवाज मानो कहीं दूर से आ रही थी, मगर उसकी तीव्रता मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। आवाज कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह एक औरत के रोने की धीमी सिसकी जैसी थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो मुझे यह एहसास हुआ कि यह आवाज किसी एक जगह से नहीं, बल्कि पूरे गांव की फिजा में गूंज रही थी। मानो चारों तरफ से कोई मेरी तरफ मदद के लिए पुकार रहा हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो लगा कि सन्नाटे ने मेरे कानों में चीख मारकर मुझे रोकने की कोशिश की हो। मैंने अपना गला सूखता हुआ महसूस किया। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और गांव में पड़े सूखे पत्ते चारों ओर उड़ने लगे। उस झोंके के साथ ही एक बार फिर वही चीख मेरे कानों में पड़ी, लेकिन इस बार वह इतनी तेज थी कि मैंने अपने कानों को हाथों से ढक लिया। ऐसा लगा जैसे यह चीख मेरे अंदर की हर भावना को चीरकर बाहर निकाल देना चाहती हो। मेरे पास अब 2 ही रास्ते थे। या तो मैं इस डरावनी जगह से तुरंत भाग जाऊं या फिर यह सन्नाटा मुझे निगल जाए। लेकिन मेरे पैरों ने मानो मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। वे जमे हुए थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने मुझे वहीं बांध दिया हो। यह सन्नाटा अब केवल एक एहसास नहीं था, यह एक जीवित ताकत थी जो अपनी उपस्थिति हर पल मुझे महसूस करा रही थी। मैं समझ चुका था कि कुलधरा का यह सन्नाटा न केवल सुनाई देता है, बल्कि इसे महसूस भी किया जा सकता है। यह सन्नाटा अपनी कहानी सुनाना चाहता था, अपनी तकलीफें, अपनी यातनाएं और शायद अपना गुस्सा। मुझे यकीन था कि इस गांव की हर दीवार, हर दरवाजा और हर गली इस भयानक सन्नाटे का हिस्सा थी। और यह सब मुझे रोकने के लिए नहीं, बल्कि
किसी और ही अनजान रहस्य में घसीटने के लिए तैयार खड़ा था। गांव के अंदर बढ़ते हुए मेरी निगाहें हर तरफ घूम रही थीं। चारों ओर टूटे फूटे मकान खड़े थे जो अब खंडहरों में बदल चुके थे। उनमें से हर एक मकान जैसे अपनी उदासी और बर्बादी की कहानी सुना रहा था। उन खंडहरों के बीच एक घर ने मेरी ध्यान खींचा। वह बाकी घरों से थोड़ा अलग था। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और खिड़कियों पर जाले लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर किसी को अपने अंदर बुला रहा हो। मेरे पैर अपने आप उस घर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक मेरे चेहरे से टकराई। ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर से किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो। मैं थोड़ा पीछे हटा, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और वह एक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध ने मुझे घेर लिया। यह गंध सड़ी गली चीजों जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधे दिमाग पर असर डाल रहा था। घर के अंदर अंधेरा घना था। मैंने अपनी माचिस निकाली और एक तीली जलाई। उसकी हल्की रोशनी में मुझे घर की दीवारों पर कुछ अजीब से निशान दिखे। वे निशान मानव आकृतियों जैसे थे, लेकिन उनके चेहरों के स्थान पर केवल खाली गड्ढे थे। दीवारें मानो मुझसे बातें कर रही थीं और उनकी खुरदरी सतह पर उकेरे गए ये निशान मुझे घूर रहे थे। तभी मैंने एक धीमी सी आवाज सुनी। यह आवाज पहले तो अस्पष्ट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने आवाज की दिशा में ध्यान दिया। वह घर के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। मेरी हर एक चाल के साथ फर्श से अजीब सी चरमराहट की आवाजें आने लगीं, मानो मैं किसी के पुराने जख्मों पर चल रहा हूं। जैसे ही मैं एक कमरे के पास पहुंचा, आवाज अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा अंदर रो रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। मैंने डर को नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे के कोने में एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। कुर्सी पर कोई नहीं था, लेकिन उसके नीचे फर्श पर एक ताजे खून का धब्बा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि कमरे की दीवारों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। मैंने दीवारों की ओर देखा। अब वे मानव आकृतियां जैसे जिंदा हो गई थीं। उनकी खाली आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उनके मुंह खुल गए थे, मानो कुछ कहना चाहती हो। मेरे कानों में अस्पष्ट शब्द गूंजने लगे, जैसे कोई बार बार कह रहा हो, यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। डर के मारे मेरा पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। मैं पीछे हटने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब मैं उस भयानक कमरे में कैद हो चुका था। चारों ओर से दीवारों से आवाजें आने लगीं, चीखें, सिसकियां और मंत्रों जैसे अजीब शब्द। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर जिंदा हो गया है और मुझे निगलना चाहता है। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। जैसे ही मैंने घर के बाहर कदम रखा, सब कुछ अचानक शांत हो गया। लेकिन मेरी सांसें अब भी तेज चल रही थीं और मेरा मन इस सवाल में उलझा हुआ था, क्या यह सब मेरी कल्पना थी या कुलधरा के इस शापित घर ने मुझे अपनी सच्चाई दिखाने की कोशिश की थी। घर से बाहर आते ही मुझे राहत की सांस मिली, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही मैं कुलधरा के सुनसान रास्तों पर कदम बढ़ाता, अचानक मेरी नजरें जमीन पर पड़ी एक ताजा खून से सनी हुई पंक्तियों पर पड़ी। ये खून से सने पद चिन्ह सीधे मेरी ओर बढ़ रहे थे, जैसे किसी का पीछा करते हुए खून की धार से रास्ता बन रहा हो। मैंने झपकते हुए आंखों से देखा और उन पद चिन्हों की गहरी लालिमा ने मुझे और भी परेशान कर दिया। पद चिन्ह इतने ताजे थे मानो कुछ ही देर पहले किसी ने उन्हें छोड़ा हो। खून की कुछ बूंदें जमीन पर एक अदृश्य रास्ता बनाते हुए चली जा रही थीं, जैसे वे मुझे कहीं ले जाने के लिए तैयार हों। डर के बावजूद मेरी जिज्ञासा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। मैंने एक गहरी सांस ली और उन पद चिन्हों का पीछा करने की ठानी। पद चिन्ह मेरे पैरों के साथ साथ आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ खून की गंध और भी तेज होती चली गई, मानो यह कोई जाल हो जो मुझे अपनी चपेट में लाने के लिए तैयार हो।
जैसे ही मैं रास्ते के मोड़ पर पहुंचा, मैंने देखा कि ये खून से सने पद चिन्ह एक बड़े से कुएं के पास जाकर रुक गए थे। कुआं बिल्कुल खाली था, लेकिन उसके चारों ओर गहरे लाल रंग के धब्बे थे जो खून के निशान जैसे लग रहे थे। मैंने नजदीक जाकर कुएं की दीवारों को देखा और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दीवारों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, जैसे किसी ने खून से उकेरा हो। तुमसे दूर भागना नामुमकिन है, तुम्हारी आत्मा अब इस गांव का हिस्सा बन चुकी है। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मेरी त्वचा पर एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुएं के पास खड़े होकर मैंने महसूस किया कि हवा में कुछ बदल रहा था। खून से सने ये पद चिन्ह अब किसी अजीब तरह से मेरी ओर खींच रहे थे। मैं बुरी तरह घबराया हुआ था, लेकिन कुछ था जो मुझे रुकने और इन निशानों का पीछा करने की ताकत दे रहा था। जैसे ही मैंने नीचे झांककर इन खून के धब्बों को ध्यान से देखा, एक और चीज मेरी नजर से गुजर गई। कुएं के अंदर की दीवारों पर कुछ गहरे निशान थे जो किसी शख्स की लाश को घसीटने के से लगे थे। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या सच में यह खून किसी इंसान का था, या फिर यह इस गांव का डरावना रहस्य था जो अब मेरी ओर खींचता आ रहा था। तभी अचानक एक जोर की हवा का झोंका आया और खून से सने पद चिन्ह मिट गए। जैसे ही वे मिटे, ऐसा लगा जैसे कुछ बड़ी शक्ति ने उन्हें अपना खात्मा कर दिया हो। मैंने घबराते हुए कुएं के चारों ओर देखा और फिर बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए उस खौफनाक रास्ते से बाहर की ओर बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल की धड़कन और वो खून से सने पद चिन्ह आज भी मेरी यादों में बसे हुए हैं, मानो कुलधरा का खौफनाक इतिहास अब मेरा भी हिस्सा बन चुका हो। कुलधरा के उन खौफनाक मोड़ों से गुजरते हुए मेरे कदम अब और भी भारी हो गए थे। खून से सने पद चिन्हों का पीछा करते हुए जैसे जैसे मैं गांव के और अंदर जाता, एक और अजीब सी चीज ने मेरा ध्यान खींचा। हवा में हल्की सी गंध थी। वह गंध किसी पुराने फूलों जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो असहज बना देता था। मुझे जैसे ही यह गंध महसूस हुई, एक डरावना एहसास मेरे भीतर समा गया। यह कोई साधारण गंध नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी, कुलधरा के किसी खोए हुए रहस्य की। मैं धीरे धीरे उस गंध के स्रोत की ओर बढ़ने लगा और अचानक एक छोटे से मंदिर के पास मुझे वह दिखा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मंदिर का दरवाजा आधा खुला हुआ था और इसके भीतर से एक हल्की सी रोशनी छन रही थी। मैं बिना कुछ सोचे अपनी जिज्ञासा को दबाते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, अचानक हवा में एक चीरती हुई आवाज आई, एक महिला का चीखना जो किसी औरत के दर्द भरे क्रंदन जैसा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन फिर वह रहस्यमयी परछाई मेरी आंखों के सामने आ गई। मंदिर के अंदर एक महिला की परछाई दीवारों पर डोल रही थी। वह परछाई कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ और ही था। उसकी आकृति स्पष्ट नहीं थी, जैसे किसी अमूर्त रूप में, लेकिन उसकी लंबी सफेद साड़ी और झूलते बाल उसे एक स्पष्ट पहचान दे रहे थे। उसकी आंखें नहीं दिख रही थीं, लेकिन उसके चेहरे की खाली झलक मुझे घेरने लगी। वह महिला जैसे मंदिर के भीतर से मेरी ओर देख रही हो और उसकी उस लहराती हुई परछाई ने मुझे जड़ कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है। क्या यह सचमुच एक भूतिया आत्मा है, या फिर यह गांव का कोई कड़वा इतिहास है जो खुद को सामने लाने के लिए तैयार हो गया है? जैसे ही मेरी नजरें उस परछाई से मिलीं, अचानक एक और घबराहट मेरे शरीर में समा गई। उसकी परछाई अब और तेजी से दीवारों पर चढ़ने लगी, मानो वह हवा में उड़ रही हो। एक बार फिर वही आवाज, आधी चीख आधी करह, कान में गूंजने लगी। वो महिला अब मेरे पास आ रही थी और जैसे जैसे उसकी परछाई करीब आती गई, एक अजीब सी शीतलता मेरे शरीर में फैलने लगी। उसकी परछाई की परतें अब मुझे चारों ओर घेरने लगीं और अचानक वह रुकी। उसकी आंखें अब बिल्कुल सामने थीं, लेकिन वे खाली और मूक थीं, जैसे किसी गहरी खाई में डूबी हुई हों। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी और उसकी आंखों में एक गुस्सा जो हजारों सालों से दबा हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और एक बेहद धीमी बेजान आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम मेरी पीड़ा को समझ सकते हो? ये शब्द मेरे दिल में गूंज रहे थे, जैसे वह महिला मुझसे कुछ और भी कहना चाहती हो।
लेकिन वह नहीं कह पा रही थी। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने अपनी आंखें बंद की, जैसे मैं इस घिनौनी छाया से बच सकता हूं, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो वह परछाई गायब हो चुकी थी। लेकिन उसकी मौजूदगी, उसकी चीख और वह दर्द भरी आवाज मेरी आत्मा में अब तक गूंज रही थी। मैं जानता था कि इस गांव का रहस्य सिर्फ परछाइयों और आवाजों तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे कहीं बड़ा और खौफनाक था। कुलधरा का सच अब मेरे सामने और करीब महसूस हो रहा था। जैसे ही महिला की रहस्यमयी परछाई गायब हुई, एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। हवा अब बिल्कुल शांत थी और गांव के अंदर गहरी चुप्पी थी। मैंने यह महसूस किया कि कुलधरा के हर कोने में कुछ अनकहा सा था, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ था और अब मुझे उसे जानने की जिद हो रही थी। मेरी जिज्ञासा ने मुझे और भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया और मैं मंदिर के भीतर गया, जहां वह महिला की परछाई देखी थी। मंदिर अब बिल्कुल खंडहर बन चुका था और उसकी दीवारों से झड़ते पत्थर और टूटी छतें यह बता रही थीं कि यह स्थान बहुत समय पहले किसी बड़ी आपदा का शिकार हो चुका था। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह खून के धब्बे थे, जो अब पुराने और फीके हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनका खौफनाक रंग किसी भी सामान्य जगह से अलग था। चारों ओर एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, जैसे यहां कभी कोई बुरी शक्ति बसी हो। मेरे कदम धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े और जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे एहसास हुआ कि वहां कुछ बेहद खौफनाक और रहस्यमय छुपा हुआ था। गर्भगृह के बीचों बीच एक विशाल शिवलिंग था, लेकिन वह पूरी तरह से टूटा हुआ था। उस शिवलिंग के चारों ओर कुछ अजीब सी आकृतियां उकेरी हुई थीं, कुछ हल्के खून के धब्बों के साथ, कुछ पुराने प्रतीक जो बिल्कुल भिन्न थे। यह सब देखकर मुझे समझ में आया कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि यह किसी और शक्ति से जुड़ा हुआ था। अचानक मेरी निगाहें शिवलिंग के पास एक टूटे हुए पत्थर पर पड़ी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वह लेख खून से उकेरा हुआ था और थोड़ा धुंधला हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने उस पर लिखा हुआ पढ़ा, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा वह गांव की आत्मा से साक्षात्कार करेगा। ये शब्द मेरी आत्मा में जैसे समा गए। ये शब्द मेरे लिए चेतावनी बन चुके थे। मैंने महसूस किया कि इस मंदिर का टूटना और उसकी अजीब स्थिति सिर्फ एक संयोग नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो कुलधरा के इतिहास से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग क्यों गायब हुए थे और क्या यह मंदिर उस घटना से संबंधित था? यही सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे। सिर्फ यह लेख ही नहीं, वहां और भी चीजें थीं जो मुझे परेशान कर रही थीं। मंदिर के भीतर की दीवारों पर कई पुराने चित्र थे, जिनमें दिखाया गया था कि गांव के लोग इस मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन कुछ चित्र काफी अजीब थे। उनमें एक व्यक्ति को खींचते हुए दिखाया गया था और दूसरे चित्र में एक महिला का चेहरा साफ नजर आ रहा था, जो बेहद गुस्से में थी। क्या यह वही महिला थी जिसकी परछाई मैंने देखी थी? क्या यह मंदिर और उसके आसपास के खौफनाक रहस्यों का हिस्सा था? मेरे अंदर डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा मेल था। यह मंदिर अब सिर्फ एक खंडहर नहीं था, बल्कि यह एक शापित स्थल बन चुका था, जिसने समय के साथ अपने रहस्यों को दबा लिया था। जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया, मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, एक दर्द भरी चीख जो कहीं दूर से आ रही थी। यह आवाज अब मेरी पीठ पीछे थी, जैसे मंदिर में छिपी कोई शक्ति मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हो। क्या यह मंदिर इस गांव के रहस्यों की कुंजी है? क्या इसके टूटने के बाद वह महिला और अन्य आत्माएं अपनी पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो गई थीं? ये सवाल अब मेरे मन में और भी गहरे समा गए थे। कुलधरा का असली रहस्य अब धीरे धीरे मेरे सामने खुलता जा रहा था, लेकिन क्या मैं इसे समझने के लिए तैयार था? जैसे ही मैंने मंदिर का रहस्य जानने की कोशिश की, मुझे एहसास हुआ कि कुलधरा में हर पल कुछ और अजीब हो रहा था। मैं अब कुछ कदम दूर एक अन्य खंडहर की ओर बढ़ने लगा, जहां मुझे उम्मीद थी कि शायद मुझे और कुछ सुराग मिल सके। लेकिन जैसे ही मैं उस खंडहर के पास पहुंचा, मुझे दूर से कुछ सुनाई देने लगा। वह आवाज किसी चीख जैसी थी, लेकिन इस बार चीख नहीं, बल्कि एक डरावनी और कर्कश आवाज थी जो कहीं से दूर से आ रही थी। यह आवाज घंटी की थी, लेकिन वह घंटी किसी साधारण घंटी जैसी नहीं थी, बल्कि उस घंटी की आवाज में दर्द और चीख का मिश्रण था। वह घंटी लगातार बज रही थी,
जैसे कोई जबरदस्ती उसे घुमा रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने दौड़ते हुए उस आवाज का पीछा किया और देखा कि यह आवाज एक पुराने घर से आ रही थी। घर के भीतर कुछ गहरी और रहस्यमयी सी हलचल थी, जैसे कोई चीज अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मेरी पूरी शरीर में एक सर्दी की लहर दौड़ गई और मुझे समझ में आने लगा कि यह गांव अब मुझे और अपने डरावने रहस्यों को उजागर करने के लिए किसी तरह से खींच रहा था। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, मुझे देखा कि दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन दरवाजा बंद था। घंटी की आवाज अब इतनी तेज हो गई थी कि वह मेरे सिर में गूंजने लगी, जैसे कोई खुद उस घंटी को झंकार रहा हो, उसे एक गहरे दर्द और क्रोध के साथ बजा रहा हो। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, घंटी की आवाज अचानक और तेज हो गई, जैसे वह मुझे चेतावनी दे रही हो। मैंने दरवाजे को हल्के से खींचा और जब वह खुला तो मुझे अंदर एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। कमरे के कोने में एक पुरानी जंग लगी घंटी लटकी हुई थी और उसके नीचे एक गहरे लाल रंग का धब्बा फैला हुआ था। घंटी की आवाज अब और भी कर्कश हो गई थी, जैसे वह किसी नफरत से भरी हुई आत्मा की चीख हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन फिर भी घंटी की ध्वनि की वजह से मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत इस जगह पर मौजूद थी। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे, लेकिन मुझे यह जानने की जिज्ञासा थी कि यह घंटी क्यों इतनी डरावनी आवाज निकाल रही थी। जैसे ही मैंने उस घंटी को छुआ, अचानक एक ठंडी और भूतिया हवा का झोंका आया। घंटी की आवाज अब इतनी तेज हो गई कि मेरा सिर चकराने लगा, और फिर वह हुआ जिसकी मुझे डर था। घंटी से निकली आवाज ने एक अजीब सी रोशनी छोड़ दी जो कमरे में फैल गई। वह रोशनी एक पल के लिए मुझे अंधेरे से पूरी तरह से घेरने लगी, और फिर एक जोर की चीख, जैसे किसी की जान निकल रही हो, मेरे कानों में गूंजी। मैंने चौंक कर पलटकर देखा और देखा कि कमरे का वातावरण अब बदल चुका था। वह पुरानी घंटी अब मेरी ओर उन्मत्त तरीके से घूम रही थी और उसकी आवाज अब एक डरावनी मर्मांतक चीख में बदल चुकी थी। मैंने कांपते हुए अपने कदम पीछे खींचे और उसी रास्ते से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन घंटी की आवाज अब मेरे साथ थी। वह चीखते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी, जैसे वह मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही हो। अब मुझे समझ में आ गया था कि कुलधरा का यह गांव केवल एक खंडहर नहीं था, बल्कि यह एक बुरी शक्ति से भरी हुई जगह थी, जहां हर कोने में कोई छुपा हुआ भूत या आत्मा बसी हुई थी। घंटी की चीख अब मेरे दिल में गूंज रही थी और मैं जानता था कि मुझे जल्द ही इस गांव से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हर कदम मेरे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो। मैं कुलधरा की धूल और अंधेरे में उलझा हुआ आगे बढ़ रहा था। गांव की हर एक दीवार, हर एक घर मुझे जैसे अपनी भूतियां चुप से घेरने की कोशिश कर रहा था। घंटियों की चीख अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे कदम बढ़ते हुए जैसे किसी अज्ञात ताकत द्वारा खींचे जा रहे थे। तभी अचानक मुझे एक और अजीब एहसास हुआ। यह सब सिर्फ अंधेरे और खौफ का खेल नहीं था, यह कहीं ज्यादा गहरा और पुराना था। मुझे वह डरावना वाकया याद आया जिसे मैंने सुना था, पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की नींव रखी थी और उन्होंने इसे पानी की व्यवस्था और समृद्धि की दृष्टि से संजोया था। यह गांव तब तक एक आदर्श स्थान था जहां खेतीबाड़ी का अच्छा कारोबार था, लेकिन जब सलीम सिंह, जैसलमेर के राज्य मंत्री, ने इस गांव की समृद्धि को अपने फायदे के लिए हथियाने की कोशिश की, तो पालीवाल ब्राह्मणों ने उसे रोकने के लिए कुछ कदम उठाए। सलीम सिंह ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गांव के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसने गांव को नष्ट करने की साजिश रच दी। यही वह समय था जब पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी आखिरी चेतावनी दी, जो इस गांव को नष्ट करेगा उसे इस गांव की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप उनके गहरे विश्वास और आस्था का परिणाम था। कहा जाता है कि श्राप के बाद एक रात गांव के सारे लोग बिना किसी निशानी के गायब हो गए। उनके घरों की दीवारों पर खून के धब्बे थे और घर खाली थे, जैसे वे अचानक कहीं गायब हो गए हों। कुछ लोग मानते हैं
कि यह पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप था। वे सब अपनी आत्माओं को इस गांव में छोड़कर चले गए थे ताकि यहां फिर कभी कोई न रह सके। मेरे दिमाग में यह सारी बातें गूंज रही थीं और मैं समझने लगा था कि यह सिर्फ एक कथा नहीं थी बल्कि एक सच्चाई थी जिसका सामना अब मैं कर रहा था। जैसे ही मैं एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, मुझे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी किताब का पन्ना पलट रहा हो। यह आवाज मुझे खींचते हुए एक पुराने मंदिर की ओर ले गई जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। मंदिर की दीवारों पर गहरी दरारें थीं और उसकी छत ढह चुकी थी। वहां एक पुराने पत्थर के सामने मुझे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। वह कुछ शब्द थे जिन्हें देखकर मेरी आंखें फैल गईं। वह शब्द कुछ इस तरह थे, जो इस श्राप को समझे बिना यहां आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। ये शब्द मुझे अंदर तक हिला गए। ये वही श्राप था जो पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव और इसके भविष्य को लेकर दिया था। क्या मैं अब उस श्राप का शिकार होने वाला था? क्या यहां आने से मैं भी उसकी गिरफ्त में आ गया था? मेरे दिल में डर का जाल और भी गहरा होने लगा। जैसे ही मैंने वह शब्द पढ़े, मेरे पीछे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। एक भारी आवाज, जैसे किसी ने अपने गुस्से से मुझे पुकारा हो, मेरे कानों में गूंजने लगी। यह आवाज वह पुरानी आत्मा थी जो इस श्राप का हिस्सा बन चुकी थी। जैसे ही मैं उस आवाज की दिशा में मुड़ा, मेरे सामने वही महिला की परछाई फिर से आ गई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था, एक गुस्सा जो सदियों से दबा हुआ था। वह मुझे घूरती हुई बोली, तुमने श्राप को समझा नहीं, अब तुम्हारी आत्मा भी हमारी तरह यहीं बंधी रहेगी। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह महिला पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का प्रतीक थी। वह अब मुझसे उस श्राप का हिसाब लेने के लिए तैयार थी। क्या मैं इस गांव से बचकर निकल पाऊंगा? क्या कुलधरा का रहस्य मुझे सच्चाई तक पहुंचने देगा, या मैं भी उस अंधेरे में खो जाऊंगा जो पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप ने इस गांव को सौंपा था? मेरे भीतर घबराहट और भय का एक तूफान उमड़ रहा था। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का एहसास अब तकरीबन मेरी हड्डियों तक पहुंच चुका था। महिला की परछाई और उसकी दर्द भरी चेतावनी के बाद मैं जानने के लिए और भी अधिक जिज्ञासु हो गया था कि कुलधरा में आखिर क्या हो रहा था। उस गांव का हर एक कोना जैसे मुझे अपनी रहस्यमयी चुप्प से अपनी गिरफ्त में ले रहा था। लेकिन उस दिन मुझे कुछ और ही देखने को मिला जो अब तक किसी ने नहीं देखा था, शापित राजकुमारी का दर्शन। जैसे ही मैंने मंदिर से बाहर कदम रखा, अचानक मेरे सामने एक घना धुआं फैला। वह धुआं धीरे धीरे मेरे शरीर को घेरने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपने आगोश में ले रही हो। मैं हक्का बक्का खड़ा था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी उस धुएं के बीच एक आकृति उभरने लगी। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक महिला का रूप था जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। वह महिला एक राजकुमारी सी दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी और क्रोध का मिश्रण था। उसके लिबास पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें खौफनाक रूप से चमक रही थीं। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जो सदियों से दबा हुआ था, और वह जैसे मुझे देखकर बोल रही हो, तुम्हें मुझे देखना पड़ा, नहीं तो यह रहस्य कभी खत्म नहीं होता। वह महिला धीरे धीरे मेरे पास आई, और जैसे ही वह मेरे करीब आई, उसकी हवा के साथ खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। वह कोई और नहीं बल्कि कुलधरा के इतिहास में बसी एक शापित राजकुमारी थी, जिसकी आत्मा हमेशा से इस गांव में बसी हुई थी। कहा जाता था कि जब गांव के लोग सलीम सिंह के अत्याचार से तंग आकर चले गए, तब राजकुमारी ने अपनी जान दे दी थी और उसकी आत्मा इस गांव में बुरी तरह से बंध गई थी। राजकुमारी के मुंह से घबराती हुई आवाज में एक खौफनाक कहानी निकलने लगी। मेरे साथ अन्याय हुआ और मैंने अपने लोगों को इस जमीन से उखाड़ फेंकने की कीमत चुकाई, लेकिन अब मैं अपनी आत्मा के साथ बंधी हूं और हर उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेती हूं जो इस गांव में आता है। तुम भी वही हो जो मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मैं पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में था, और जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है, अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। मेरी आंखों के सामने किसी अंधेरे गहरे कुएं जैसा दृश्य उभरने लगता है। राजकुमारी की छाया मुझे खींच रही थी और मैं महसूस कर रहा था
कि मेरी खुद की आत्मा भी धीरे धीरे उस शापित आत्मा के साथ बंधने लगी थी। वह मुझे दिखा रही थी कि कैसे कुलधरा के लोग एक समय में समृद्ध थे, लेकिन उनके खिलाफ जो साजिश हुई उस कारण यह गांव श्रापित हो गया। वह राजकुमारी अब यह चाहती थी कि मैं उसकी तरह इस गांव में बंध जाऊं, उसकी पीड़ा में और उसके श्राप में। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि कुलधरा का रहस्य सिर्फ पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप तक सीमित नहीं था, बल्कि राजकुमारी की आत्मा और उसका दर्द भी इस गांव के अंधेरे में बसा हुआ था। वह आत्मा किसी भी कीमत पर इस गांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और अब वह अपनी सच्चाई जानने वालों को कभी नहीं जाने देती थी। राजकुमारी का रूप अब धुएं में लुप्त हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक और उसका गुस्सा मेरे भीतर गहरे तक छा गया था। क्या अब मुझे यहां से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा या कुलधरा की यह शापित धरती मुझे हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगी? मेरे भीतर डर और जिज्ञासा के बीच एक अजीब सी उलझन थी। राजकुमारी की आत्मा का दर्शन और उसके दर्द भरे शब्दों ने मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही मैं कुलधरा के अंदर और भी गहरे तक जा रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि यह गांव, यह जगह सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, यह एक पुरानी बुराई की जगह थी जो अभी भी जिंदा थी। तभी अचानक एक ठंडी और चुप्पी सी हवा का झोंका आया और गांव के माहौल में कुछ और बदलने लगा। एक अजीब सी गूंज, जैसे किसी के कदमों की आवाज, मेरे कानों में गूंजने लगी। उस आवाज में कोई आदमी था, लेकिन यह आवाज जिंदा नहीं बल्कि एक मृत आत्मा की थी। वह आवाज धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी और जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ी, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने खड़ा था एक शख्स जिसकी आंखों में अजीब सी गहरी घृणा और क्रोध था। उसकी आंखों का रंग लहू से भी ज्यादा गहरा और भूतिया था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सलीम सिंह था, वही मंत्री जिसके कारण कुलधरा गांव की किस्मत ने पलटी खाई थी। लेकिन यह वह सलीम सिंह नहीं था जैसा मैंने सोचा था। उसकी शक्ल अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी त्वचा पर झुर्रियां थीं और चेहरे की रेखाओं से घृणा और घातकता झलक रही थी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी जो मुझे अंदर तक झकझोर रही थी। वह मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या तुम मेरी असली सूरत को देख पाओगे? उसकी आवाज में एक भयावह गूंज थी और वह धीरे धीरे मेरे पास आया। जैसे ही वह पास आया, उसकी पूरी शक्ल बदलने लगी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, चेहरे पर एक घातक मुस्कान उभरी और उसकी त्वचा चिलकने लगी। मैं पूरी तरह से कांप रहा था, लेकिन मेरी आंखें उसकी ओर चिपकी थीं। मैं सलीम सिंह हूं जो इस गांव को तबाह करने आया था, लेकिन यह गांव मुझे कभी नहीं छोड़ने देगा। अब मैं हमेशा यहां रहूंगा। इस गांव के हर कोने में मेरी आत्मा बसी हुई है, उसने अपनी सख्त आवाज में कहा। वह सलीम सिंह अब एक जीवित शख्स नहीं बल्कि एक शापित आत्मा बन चुका था। उसकी भयावह उपस्थिति और उसकी खौफनाक हंसी ने मेरे दिल को हिला दिया। उसका चेहरा अब अजीब सा लग रहा था, जैसे वह एक भूतिया खलनायक हो। उसकी खौफनाक मुस्कान और बुरी सूरत में वह आत्मा न सिर्फ अपने घृणित अतीत को दिखा रहा था, बल्कि मुझे इस बात का एहसास भी दिला रहा था कि कुलधरा गांव में अभी भी उसकी शक्ति कायम है। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया और बोला, तुमसे तो मैं सवाल पूछ सकता हूं, लेकिन मुझे मालूम है तुम क्या पूछोगे। क्या तुम्हें लगता है तुम यहां से बच पाओगे? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये वही सलीम सिंह था जिसने इस गांव की तबाही के बाद अपने अंधेरे कार्यों से इस गांव को श्रापित किया था। उसकी आत्मा इस जगह में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसकी मुस्कान अब मेरे सामने एक भयानक ख्वाब बन चुकी थी और मैं महसूस कर रहा था कि इस गांव में हर कदम, हर आवाज और हर रूप उस खौफनाक चेहरे से जुड़ा हुआ था। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि सलीम सिंह की आत्मा सिर्फ गांव के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि उसने इसे अपनी प्रेतात्मा के रूप में जिंदा रखा था ताकि किसी भी व्यक्ति को इस गांव से बाहर निकलने का मौका न मिले। वह खौफनाक चेहरा जो अब मेरे सामने था, सिर्फ उसके बदले हुए रूप का प्रतीक था। वह अब भी इस गांव में अपनी शक्ति का एहसास करा रहा था और शायद अब यह मेरी बारी थी कि मैं उसका अगला शिकार बन जाऊं।
क्या मैं अब इस खौफनाक प्रेत से बच पाऊंगा, या सलीम सिंह का चेहरा मेरी आत्मा को हमेशा के लिए इस गांव के साथ जोड़ लेगा? सलीम सिंह का खौफनाक चेहरा मेरे सामने था और उसकी भयानक मुस्कान मेरे दिमाग में घर कर गई थी। वह हर शब्द, हर घृणा जो उसने मुझसे कही थी, मेरे अंदर गहरे तक समा गई थी। उसका रूप अब किसी सच्चे इंसान का नहीं था। वह एक आत्मा बन चुका था जो केवल अपनी भूली हुई बुरी यादों और अपने भूतिया रूप से इस गांव की धरती को झकझोरता था। उसकी हंसी ने इस रहस्यमयी जगह के अंधेरे में गूंजते हुए मुझे यह महसूस कराया कि अब मुझे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने महसूस किया कि इस गांव के अंदर कुछ और भी बदल रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कहीं न कहीं खुद को इस धरती से पूरी तरह जोड़ चुका हूं। यह मेरे साथ घटने वाली आखिरी घटना थी, क्योंकि मुझे अब यह साफ साफ समझ में आ गया था कि कुलधरा गांव का श्राप सच हो चुका था। गांव के हर एक घर के अंदर अजीब सी हरकतें हो रही थीं। किसी एक घर से दरवाजों के चरमराने की आवाज आ रही थी तो किसी दूसरे घर से चीखने चिल्लाने की। जैसे ही मैं एक पुरानी हवेली के पास से गुजर रहा था, मेरे पैरों के नीचे की जमीन अचानक हिली और मैं गिरते गिरते बचा। मुझे महसूस हुआ जैसे यह पूरी धरती मुझसे कह रही हो, तुम नहीं बच सकते, तुम भी हमें छोड़ने नहीं जा सकते। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक पूरी हवेली की दीवारें दरकने लगीं। एक अजीब सी गूंज थी, जैसे दीवारें खुद से बोल रही हों। उस गूंज में कोई और नहीं बल्कि कुलधरा के गुम हो चुके लोगों की आवाजें थीं। वह आवाजें जो कह रही थीं, हमने इस गांव को छोड़कर नहीं जाने दिया, तुम भी कभी नहीं जा पाओगे। मेरे कदम एक एक करके जैसे अपनी ओर खींचे जा रहे थे। वह पुराना श्राप जो गांव के लोग सलीम सिंह के खिलाफ देते हुए गए थे, अब सच साबित हो रहा था। श्राप ने इस गांव को कभी न समाप्त होने वाली बुराई में बदल दिया था। वह बुराई अब धीरे धीरे मुझे और मेरे जैसे लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। मेरे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गांव की गलियों में घूमते हुए मुझे अचानक वो दर्दनाक दृश्य याद आया जिसे मैंने कई साल पहले सुना था। उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुलधरा छोड़ा था और जिन्होंने सलीम सिंह और उसकी बुरी आत्मा से बचने की कोशिश की थी। वे सब इस गांव के भीतर कहीं खो गए थे और अब मुझे लगता था कि मैं भी उनकी तरह इस रहस्य के जाल में फंस चुका था। मेरे शरीर में एक ठंडक फैल गई और जैसे ही मैंने उस हवेली के अंदर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ जैसे दीवारें अब मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। वो खौफनाक आवाजें अब मेरी आत्मा के भीतर समा रही थीं और मैं यह समझने लगा था कि कुलधरा का श्राप सच में सच था। यह गांव अब मुझे कभी जाने नहीं देगा। आखिरकार मैं समझ गया कि यहां रहने वाले हर व्यक्ति की आत्माएं इस जगह में कैद हो चुकी थीं। उनका दर्द, उनका श्राप और उनकी अपूर्ण इच्छाएं अब मुझे पूरी तरह घेर चुकी थीं। मैं अब इस गांव का हिस्सा बन चुका था। यही मेरी आखिरी यात्रा थी और अब मुझे इस शापित गांव में हमेशा के लिए खो जाना था। गांव का श्राप सच हुआ। अब मैं भी उन गुम हो चुके आत्माओं में शामिल था जो इस भूतिया धरती पर सदा के लिए बंध गए थे। तो दोस्तों, यह थी मेरी आप बीती। कुलधरा एक ऐसा गांव है जहां आज भी आत्माओं का वास है। अगर आप वहां जाते हैं तो संभल कर जाना। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नई शुरुआत की संभावना बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि इस रोमांचक यात्रा ने आपके दिल में एक नई उमंग और उत्सुकता का संचार किया होगा। तो हमें जानकर खुशी होगी कि हमारी यह कहानी आपके दिल तक पहुंच पाई। क्या आपने इसे महसूस किया? क्या आपके मन में भी किसी रहस्य की हलचल उठी? हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या इंतजार कर रहे हैं? इस बेहतरीन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन भी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई और रोमांचक कहानी सीधे आपकी स्क्रीन तक पहुंचे। अब इस दिलचस्प सफर को जारी रखें और अगले अद्भुत रहस्यों का आनंद लें। हम जल्द ही फिर लौटेंगे और इस बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्यों के संसार में लेकर जाएंगे।